इंफोसिस के स्टॉक में आखिर चल क्या रहा है। 35% से भी ज्यादा स्टॉक डाउन हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। ऐसे में क्या हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट इसका क्या बोल रहा है, कैसा स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आईटी सेक्टर को भी देखेंगे, उसके कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे एंड इंफोसिस की भी डिटेल में बात करेंगे। अब चार्ट पे चलते हैं, बट उससे पहले अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं धन के बारे में, जो कि आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि एज अ ट्रेडर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसमें से मेरे कुछ फेवरेट टूल्स हैं, जैसे कि पोजीशन एनालाइजर, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन जो आपने बना रखी है उसका ब्रेक इवन कहां पे आएगा, प्रॉफिट आपको कब होना शुरू होगा, एंड पूरा पे ऑफ चार्ट आपके सामने आ जाता है। एंड ये फीचर बिल्कुल फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो जैसे ही आप धन के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। उसके अलावा अगर आप स्ट्रैडल्स बनाते हो तो वो भी यहां पे आप इजीली बना सकते हो। एंड उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी नई एडिशन करनी है उस स्ट्रेटजी में, तो वो भी सिर्फ एक क्लिक के साथ आप कर सकते हो धन के थ्रू। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो धन में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। सो वीकली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं इंफोसिस के। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ऊपर का ही है। अब हम बिल्कुल रीसेंट बात करें पिछले 2-3 साल की, तो कोविड के बाद यहां से चलना शुरू हुआ था 550 रुपीज के आसपास से, एंड विद इन 1.5 ईयर इसने ऊपर 1950 के आसपास का हाई लगाया था। एंड उसके बाद से यहाँ पे इसमें करेक्शन सी चल रही है। अब हमें बेसिकली ये देखना है कि अभी करंट ये सिचुएशन क्या है, किस तरीके के स्ट्रक्चर में ये जी रहा है। तो पिछले कुछ महीनों से, लाइक कहे 2022 मई से लेकर 2023 अप्रैल तक एक पूरा साइडवेज सा फेज था, जहां पे नीचे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, बट ओवरऑल नेट में कहीं गया नहीं। बट अभी पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ रिजल्ट्स के कारण, एंड अभी ये और नीचे आ चुका है। पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये यहाँ पे काम हो रहा था इतने महीने, ये क्या एरिया था, क्यों यहाँ पे रुका हुआ था, कोई स्पोर्ट थी, क्या था, वो देखते हैं। तो एक बार मैं इस पूरे ट्रेंड का ना एक रिट्रेसमेंट एरिया लगाकर देखता हूँ। तो यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो ये जो एरिया था वो बेसिकली 38% की रिट्रेसमेंट थी, जो कि 1407 के आसपास आ रही थी, और ये उसी एरिया के आसपास बार बार रुक रहा था। एक बार आया, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम उसी के आसपास, देन फोर्थ टाइम उसी के आसपास। सो दैट मींस एक अच्छी खासी स्पोर्ट थी। अब ये स्पोर्ट टूटी है एक रिजल्ट्स के कारण, और उसके बाद ये सीधा अभी आ चुका है 50% की रिट्रेसमेंट पे। सो दैट मींस ये जो एक पूरी करेक्शन थी, अब इसने उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया है। प्राइस वाइज तो इसने ऑलरेडी कर दिया है, एक ही दिन में 1230-35 पे आ गया। बट अब देखते हैं कि क्या इसमें टाइम भी इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। उसको देखने के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूं। बेसिकली टाइम फ्रेम हम जंप करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं आ गया हूं ना, तो मैं बेसिकली क्या देखता हूं कि कोई भी जो स्टॉक है, कोई भी जो प्राइस चल रहा है, वो ट्रेंड में चल रहा है या फिर वो करेक्शन में चल रहा है। बिकॉज अगर वो करेक्शन में चल रहा है तो देन हम देखते हैं उसके पीछे ट्रेंड कौन सा था, कितने टाइम का वो ट्रेंड था, कितना प्राइस वाइज वो ट्रेंड था। देन हम उससे जो एक अंदाजा लगाते हैं कि ये करेक्शन कितनी हो सकती है। अगर वो ट्रेंड में चल रहा है तो देन फिर हम एंटिसिपेट करते हैं कि करेक्शन कहां तक आएगी, जब भी आएगी, या कहां से आएगी। अब ये जो चार्ट है, इसको देखकर आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो ये कहेगा कि हाँ इसमें एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब ऊपर का, ठीक है, करेक्शन चल रही है, वो डाउन ट्रेंड हो सकता है, बट एक ऊपर का ट्रेंड तो नहीं चल रहा है। ये सारा का सारा जो चल रहा है इतने टाइम से करेक्शन है। अब हमें इसके पीछे देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कहां से है। बिकॉज अगर हम उस ट्रेंड को फाइंड कर लेते हैं तो देन हमें पता लग जाएगा कि ये करेक्शन कहां तक हो सकती है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे हम इसको देख सकते हैं। तो अब इसके पीछे जब मैं ये पूरा देखता हूं तो मेरे को दो ट्रेंड दिख रहे हैं। एक ट्रेंड तो मेरे को ये दिख रहा है जो कि यहाँ पे कुछ टाइम खड़ा हुआ था, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जहां से लाइक आप मान के चलो 1320 से लेकर ऊपर ये 1900-2000 तक गया, और उसके बाद एक पूरा ट्रेंड है जो कि यहाँ से शुरू हुआ है, दैट इज 2020 मार्च से, और वहां पे ये 500 रुपए से ऊपर 2000 तक गया। अब ये जो ट्रेंड है ना, तो इसका तो देखो सत्यानाश इसने बहुत पहले कर दिया था। वो किस तरीके से, तो देखो ये जो ट्रेंड यहाँ से, अगर मैं यहाँ से भी रिट्रेसमेंट लगाकर देखूं तो ये पूरे ट्रेंड की जो एक फाइनल रिट्रेसमेंट बेसिकली मैं मानता हूं वो होती है 61% की। हालांकि 78% पे भी स्टॉक आ जाते हैं, प्राइस आ जाता है, बट 78% पे प्राइस को रुकते हुए, ठहरते हुए मैंने बहुत कम देखा है। अगर प्राइस ठहरेगा, रुकेगा, तो वो 61 के आसपास रुकेगा या 50 के आसपास रुकेगा। 78 पे सिर्फ वो टच करने आता है या कुछ टाइम के लिए रुकता है। बट इसने अगर आप देखो तो 78 पे बहुत ज्यादा महीने बिता दिए। मतलब ये जो पूरा ट्रेंड था, इस पे 78% के आसपास से बहुत टाइम तक रुका रहा। तो इसलिए ये ट्रेंड तो एक नहीं था, मतलब ये जो करेक्शन थी ये इस ट्रेंड की तो नहीं थी, मेरे को पता लग गया। एक ये तरीका है। दूसरा बेसिकली आप देख सकते हो टाइम वाइज, वो किस तरीके से, तो जब मैं ये देखता हूं, ये ट्रेंड था बेसिकली डेली टाइम फ्रेम, अगर हम देखें तो 350 दिन का ट्रेंड था, 237 बार्स, मतलब 237 कैंडल्स के राउंड का। बट इसको करेक्ट होते हुए यहां से अगर मैं देखूं अभी कुछ दिन तक, तो 454 डेज हो चुके थे, 1.5 टाइम हो चुका था इसको करेक्ट होते हुए, एंड उसमें इसने 78% का प्राइस भी तोड़ दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर कोई भी प्राइस चला है 100 दिन तक, अगर वापस वो आता है तो या तो वो प्राइस वाइज ज्यादा करेगा या फिर टाइम वाइज ज्यादा करेगा। अगर वो टाइम वाइज ज्यादा करता है तो फिर प्राइस वाइज ज्यादा नहीं होती है। बट इसने यहाँ पे दोनों चीजें कर दी थी, मतलब इसने इस पूरे ट्रेंड को प्राइस वाइज भी तोड़ दिया और टाइम वाइज भी तोड़ दिया। सो दैट मींस
मींस क्लियर साइन था कि ये जो एक करेक्शन हो रही है ये इस ट्रेंड की नहीं है, ये इसी वाले ट्रेंड की है, बड़े वाले ट्रेंड की, जो कि मार्च 2020 से शुरू हुआ है। तो अब जब वहां से शुरू हुआ है तो हमारे पास अलग लेवल निकल के आएंगे, टाइम के भी और प्राइस के भी। अब ये जो बड़ा ट्रेंड है इसमें हमने प्राइस वाइज तो देख लिया है कि ये 50% पे आ चुका है। अब उसके बाद एक एरिया खुलता है दैट इज 61% का, जो कि करंटली आ रहा है 1060 के आसपास। तो यहां पे एक लाइन लगाते हैं। अब बात आती है कि क्या ये वहां पे आएगा या नहीं आएगा, उसकी हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, बट एक बार थोड़ी सी ना टाइम वाइज बात करते हैं कि ये जो अब इसमें करेक्शन चल रही है इन्फोसिस में, ये कितने और टाइम तक हो सकती है। इसको वीकली टाइम फ्रेम करते हैं। तो अब जब मैं इस ट्रेंड को देख रहा हूं, इसका टाइम फ्रेम बड़ा है, मतलब ये बड़े टाइम का ट्रेंड है। तो इसकी मैं एक बार देख लेता हूं कि कितने टाइम का ये ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 665 डेज का ट्रेंड था, दैट इज 95 वीकली कैंडल्स का। अब देख लेते हैं कि इसको करेक्ट होते हुए कितना टाइम हो गया। तो एक बार मैं ऊपर से लगाकर देखूं नीचे तक, तो अभी इसको 65 बार्स हुए हैं, दैट इज 455 डेज। तो मतलब अभी भी कहीं ना कहीं अगर ये बिल्कुल इक्वल टाइम भी लगाना चाहता है, अभी भी कम से कम 200 दिन या 30 बार्स, दैट इज 30 वीकली बार्स की इसमें करेक्शन पड़ी है, कम से कम मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूं। बिकॉज क्या इसने ज्यादा प्राइस नहीं तोड़ा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप इसको देख रहे हो तो सिर्फ 50% की रिट्रेसमेंट हुई है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर ये 61% पे आ जाता है, दैट इज 1060 पे आ जाता है, तो फिर इसमें टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो करेक्शन होती है, कोई भी जो प्राइस चलता है ना, वो दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलता है। वो प्राइस को भी साथ साथ में देखता है और टाइम को भी देखता है। तो अगर वो प्राइस ज्यादा करेक्ट कर देता है, मतलब ये इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो यहाँ पे कुछ टाइम रुककर बाद में 61% पे आ जाता है, तो फिर ये इतना टाइम नहीं लगाएगा करेक्ट होने में, फिर ये जल्दी से ऊपर जाकर अपना एक नया ट्रेंड बाद में शुरू कर देगा। बट अगर ये डिसाइड करता है कि मेरे को 61% पे नहीं आना है, मेरे को 50% पे रहकर ही करेक्शन करनी है, तो फिर दूसरा केस क्या होगा, फिर दूसरा केस होगा कि ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, बिकॉज इसको अभी टाइम वाइज करेक्शन करनी है। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मेरा क्या इस पे व्यू रहेगा, अगर मैं इसमें काम करना चाहता हूं तो बेसिकली उसकी बात करते हैं। ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप जाकर देखोगे तो ये रिजल्ट्स के कारण जो इसमें डाउनफॉल आया है, उसमें यहाँ पे कैंडल अच्छी बना गया है, मतलब इसको हैमर तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है संभाल लिया है। बट अभी आने वाले हफ्तों में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। हालांकि यहाँ पे गैप भी बन गया है, तो गैप भी एक बहुत अच्छे तरीके से अब इसकी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि यहाँ पे ये एरिया बन जाएगा 1360 का, 1370 का। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर जाने में अब इसको मुश्किल तो डेफिनेटली होने वाली है। अभी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि अगर मैं इसमें काम करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो यहाँ पे भी मैं बात करने वाला हूँ एज एन इन्वेस्टर। तो देखो, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में अच्छी जगह आ चुकी है, अच्छे रेट आ चुके हैं प्राइस वाइज। टाइम वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हो सकता है 6, 7, 8 महीने और यहाँ पे एक करेक्शन करता रहे। ये जो एरियाज इसके बने हैं 1600, 1650 के, इनके ऊपर ज्यादा ना जा पाए। यहाँ से बाउंस डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं कि बाउंस नहीं आएगा, बाउंस आ सकता है। यहाँ पे 1350, 1400 तक का भी बाउंस आ सकता है। बट अगर मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से 2000 चला जाएगा, 2500 चला जाएगा, तो अगले 6, 7, 8 महीने में शायद ना जा पाए। ये मेरा व्यू है। बट बात आती है कि अगर मैं देखूं 2000 या 1950 का जो इन्फोसिस है वो 1220 पे आ चुका है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं यहाँ पे जरूर से कुछ ना कुछ बाय करने की सोच सकता हूं। और ये बात ध्यान में रखूंगा कि 1060 का जो लेवल है वो भी आ सकता है, बिकॉज चार्ट पे वो लेवल दिख रहा है, 61% की रिट्रेसमेंट है, तो उसको बिल्कुल भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं आएगी, कभी भी वो आ सकती है, चाहे किसी न्यूज पे आ जाए, फिर से चाहे किसी भी चीज पे आ जाए। तो उसके लिए मैं अपने पास थोड़ा पैसा जरूर रखूंगा कि अगर वहां पे मिल गया तो वहां पे मैं जरूर और से ऐड करूंगा। बिल्कुल बॉटम पे अगर आप सोचते हो कि भाई 1060 जिस दिन आएगा मैं उसी दिन लूंगा, तो फिर वही बात है कि वो जरूरी नहीं है आएगा। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1220 पे भी सारा ले लूं, 100% पैसा यहीं पे लगा दूं, वो भी गलत तरीका है। 100 शेयर लेना चाहते हो, यहाँ पे 20-25 शेयर लीजिए, ऊपर जाता दिखता है फिर बाद में ऐड करिए, नीचे आता है 1060 पे, वहां पे ऐड करिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। बिल्कुल बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत करिए कि हाँ यहाँ पे बॉटम बन जाएगा, यहीं पे ले लेता हूँ पूरा का पूरा, वो चीजें वर्क नहीं करती। ये अभी हमने नीचे की बात कर ली कि कहां तक नीचे आ सकता है, किस तरीके से चल सकता है, बट एक बार थोड़ी सी ऊपर की भी बात कर लेते हैं कि ऊपर जब जाएगा तो कौन से ऐसे एरियाज है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो ऊपर बने हुए एरिया 1630 वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है जो भी चार्ट्स देखते हैं, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे गैप बना था, उसके बाद गैप कभी फील ही नहीं हुआ है। तो जब भी यहाँ पे आएगा 1640, 1650, 70 के आसपास, तो वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगी। तो वो हालांकि बहुत दूर का एरिया है, बट अभी हमें रीसेंट स्विंग्स पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो, एक रीसेंट स्विंग जो है वो ये बना हुआ है, जो कि है 1600 के आसपास का, 1610, 1620 के आसपास का। उसके अलावा बिल्कुल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो अब इंपॉर्टेंट हो गया इसका एरिया, वो हो गया ये वाला, दैट इज 1440, 1450 के आसपास का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब साइडवेज, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे वोलेटिलिटी करता रहेगा। इसके ऊपर जाकर रुकेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि हाँ अब इसमें फिर से ऊपर की मूव शुरू हो रही है। पर जब तक इसके नीचे है तो देखो इसमें बहुत रेजिस्टेंसेस आएंगी अब, बिकॉज ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है, तो इसलिए यहाँ पे फील करना पड़ेगा इसको। ओवरहेड सेलिंग आएगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए एडवाइस यही है कि बिल्कुल कूदना नहीं है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेन करेगी, सर्वाइव करेगी, फंडामेंटल्स को जरूर से आप देखिए साथ में। मैं चार्ट देखता हूं तो मेरे लिए जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकलेंगे ऊपर की साइड पे, तब तक मैं अग्रेसिव नहीं होऊंगा। यस, अच्छा स्टॉक है, अच्छे रेट पे है, जरूर से मैं देख सकता हूं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई बस कूद पड़ूं मैं, वो सीन अभी नहीं है। सो ये एक बार हमने देख लिया इन्फोसिस का चार्ट। अब एक और फाइनल चीज मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं, जो कि मैंने आपको एक बार विप्रो के चार्ट में भी बताई थी। तो ये आप देखोगे जब आप इन
हाई से एक लाइन को मिलाओगे, ट्रेंड लाइन को, तो जहां पे आ रही है ट्रेंड लाइन बिल्कुल इसी के आसपास का एरिया है जहां पे इन्फोसिस आ चुका है। तो दैट मींस ये लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक मतलब वर्क करेगी सपोर्ट का, जैसे यहां से एक बार गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे, तो ब्रेकआउट करके काइंड ऑफ रीटेस्ट सा हो रहा है। अब एक बार हम जो है ना निफ्टी आईटी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, बिकॉज ये पूरे सेक्टर का चार्ट है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये कौन सी कंडीशन में है। अब जब मैं यहां से इसकी भी रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो मैं देखता हूं कि रिट्रेसमेंट कहां पे आ रही है, तो ये इसकी बेसिकली 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है 25,260 के आसपास। तो अब इसमें थोड़ी सी जगह है, तो ये अभी करंटली खड़ा है 26,800 के आसपास। तो ये जो निफ्टी आईटी है पर्टिकुलरली, ये थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, 50% की रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। सो दैट मींस कहीं ना कहीं मेरे को चार्ट्स देखकर लग रहा है अभी कि ओवरऑल आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर कहीं ना कहीं रह सकता है। हालांकि सभी स्टॉक्स में नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे विप्रो की हमने बात करी थी, तो एक बार विप्रो का चार्ट मैं आपको लगाता हूं, तो आप देखोगे विप्रो के चार्ट में भी ज्यादा फॉल नहीं आया है। मतलब पिछले कुछ दिनों में जो भी आईटी में टर्मोइल हुआ है, इन्फोसिस गिरा, टीसीएस गिरा, बाकी स्टॉक्स गिरे, आप देखोगे विप्रो ज्यादा नहीं गिरा है। ये थोड़ा बहुत गिरा था पहले, बट अभी वहीं पे कहीं ना कहीं संभला हुआ है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है। ठीक है, इसमें तो आप देखोगे ना काफी ज्यादा ऑलरेडी फॉल आ चुका है। उसके अलावा टीसीएस जब आप देखोगे तो उसमें डेफिनेटली फॉल आ रहा है, वो थोड़ा सा और भी गिर सकता है यहां से, बिकॉज इसकी भी रिट्रेसमेंट अभी बची हुई है। मैं एक बार आपको लगाकर दिखाऊं यहाँ पे, तो इसकी रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे ना, तो इसकी तो बेसिकली 50% की काफी नीचे, 38% पे अभी खड़ा है। तो अगर ये भी नीचे ड्रैग करना शुरू करता है तो ये और ज्यादा नीचे आ सकता है। तो जब मैं ये पूरे चार्ट्स देख रहा हूँ आईटी सेक्टर के, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक सेंस आ रही है कि ये थोड़े से साइडवेज होकर चल सकते हैं अभी, या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे टीसीएस वगैरह जैसे, ये थोड़े और भी गिर सकते हैं अगर इनमें प्रेशर बनता है। तो इसलिए ये पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर का हमारा एक व्यू बन गया। हमने निफ्टी आईटी भी देख लिया, इन्फोसिस भी देख लिया, टीसीएस भी देख लिया, विप्रो भी देख लिया, जिसमें कम जगह लग रही है, बिकॉज विप्रो का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें सारी रिट्रेसमेंट्स वगैरह हो चुकी है। यहां से आप देखोगे, इसको जब आप लगाकर देखोगे यहाँ पे, इसकी 61% की ऑलरेडी हो चुकी है, हालांकि उसके नीचे काम कर रहा है थोड़ा सा। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसे मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास ही खड़ा है कि भाई यहां से ये गिरा तो फिर बहुत ज्यादा गिर सकता है। तो इसलिए ये एक ऐसा स्टॉक है आईटी सेक्टर में जिसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं, वो इसमें ज्यादा जगह नहीं लग रही है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन लगाकर बताई थी, जो कि अभी भी करंटली संभाल रहा है। ये कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन थी, तो ये उसी के आसपास कहीं ना कहीं खड़ा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जो कि हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहा है। बट बाकी इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह जो है वो थोड़े से अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं, बहुत कुछ आपको चार्ट स्टडी के बारे में सीखने को मिला है। अगर आप और सीखना चाहते हो तो मैंने विप्रो का भी एनालिसिस किया हुआ है और इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया हुआ है। उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस अच्छी लगे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।